पिछले क्लास में हेडिंग क्या था? कुछ हेडिंग लिखाए थे कि नहीं? लिखिए तो। ये तीसरा होगा केमिकल यूनिट या चौथा? तीसरा। इसका नाम है मोललता। इससे पहले जो आप पढ़े थे वह क्या था? मोलरता। ये है मोललता। एक आध को खींच के मारो तो। तीसरा सांद्रण का यूनिट है मोललिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। हिंदी में इसको मोललता कहते हैं और इंग्लिश में इसको मोललिटी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। याद कीजिए, मोलरता जब आप पढ़े थे तो वहां पर आप पढ़े थे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। यहाँ पर 1 लीटर विलियन नहीं होता है, यहाँ पर 1 केजी विलायक में उपस्थित होता है। मतलब विलायक को तौल के लेना है, वो भी कितना? 1 केजी। लिखेंगे। लिखिए, 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक। हाँ, विलायक। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। आप याद कीजिए, मोलरता का जब आप परिभाषा पढ़े थे, ये फॉर्मूला लिखे थे, तो ऊपर लिखे थे विलय के मोल की संख्या और नीचे लिखे थे विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार केजी में, क्योंकि वहाँ 1 लीटर विलियन में उपस्थित था, यहाँ पर 1 केजी विलायक में उपस्थित है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार विलायक का भार केजी में। अब आप एक बार फिर से देखिए, ये फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, यूज बहुत बार आना है इसका, तो हम इसको बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। इसी फॉर्मूला को शॉर्टली लिखा जाता है इस तरह से। देखिए ऐसे, मोललता बराबर मोल ऊपर और केजी नीचे। ध्यान रहे, ये केजी किसका है? विलायक का, सॉल्वेंट का। और मोल किसका है? विलय का। यानी मोललता निकालने के लिए केवल दो चीज चाहिए। एक चाहिए विलय के मोल की संख्या और दूसरा चाहिए विलायक का भार। और ये भार किस मात्रक में चाहिए? केजी में चाहिए। क्लियर है ये? अब यही दो चीज चाहिए। अब इस दो चीज को डायरेक्ट दे दे तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। यदि इस दो चीज को इनडायरेक्ट वे में दे तो इनडायरेक्ट वे में बने, इनडायरेक्ट वे में बनेगा। इनडायरेक्ट वे में नहीं, पहले आप उसको बदल के मोल और केजी में ले आएंगे तो बनेगा। इधर देखिए,
जैसे मान लीजिए विलय का मोल नहीं देके विलय का भार दे दिया ग्राम में, तो क्या ग्राम को मोल में नहीं बदल सकते हैं? मान लीजिए कि विलायक का मास दिया आपको लेकिन ग्राम में दिया, किलोग्राम में नहीं दिया, तो क्या ग्राम को किलोग्राम में बदलना नहीं जानते हैं आप? उसको बदल के निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए तो इसको, लिखिए तो पहले। लिखेंगे आगे कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी। सुनिए, अब जो अभी जो पढ़ा रहे हैं यह इस चैप्टर भर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब जो शुरू हो रहा है, क्योंकि आगे हम जितना भी राउल्ट का नियम बताएंगे वो सब नियम इसको फॉलो करके चलता है, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है जो अब बताया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा इसको, ये समझिएगा। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी। लिखिए माना कि विलय का भार बराबर, साथ साथ लिखते चलिए, माना कि विलय का भार बराबर x ग्राम तथा विलायक का भार बराबर x ग्राम। नहीं मानिए इसको, इसको ए मान लीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट में ना ये ए चलता है। एक को ए मान लीजिए ए ग्राम, और एक को मान लीजिए बी ग्राम। तो हम मान रहे हैं कि विलय का भार ए ग्राम है और विलायक का भार बी ग्राम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोललता क्या होगा। एक्चुअल में प्रायः क्वेश्चन में ना ऐसे ही क्वेश्चन करता है, विलय का भार ग्राम में दे देगा, विलायक का भार ग्राम में दे देगा, आपको कहेगा कि, सुनिए, आपसे कहेगा क्वेश्चन कि 80 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में डाला गया है, बताइए विलियन की मोललता क्या होगी। बताइए, दोनों चीज का ग्राम न दे दिया, विलय का भार भी दे दिया ग्राम में, विलायक का भार भी दे दिया ग्राम में। हमको चाहिए क्या? मोललता निकालने के लिए चाहिए विलय का मोल और चाहिए विलायक का भार, लेकिन केजी में चाहिए। तो दोनों का ग्राम दे दिया हुआ है, एक को 1000 से भाग देंगे तो केजी में बदल जाएगा, एक को मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो मोल में बदल जाएगा। तो यहाँ से यदि हम आगे लिखें, विलय के मोल की संख्या लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए, विलय के मोल की संख्या। तो बताओ, ए ग्राम था ना, ए बटा मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, इतना मोल। क्योंकि किसी भी चीज़ के ग्राम को मोल से भाग दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट से भाग दीजिएगा, तो वो किस में बदल जाएगा? मोल में। और दूसरा, विलायक का जो भार है, जो ग्राम में दिया हुआ है बी ग्राम, उसको हम बी बटा 1000 kg लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? इस तरह से मोललता का क्या फॉर्मूला होता है? मोल ऊपर और केजी नीचे, विलय का मोल ऊपर और विलायक का केजी नीचे। विलय का मोल कितना है? ए बटा मॉलिक्यूलर वेट बटा बी बटा 1000। तो बताइए यहाँ से मोललता बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना 1000
बटा बी गुना मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं, नॉर्मलता का, मोलरता का, मोललता का फॉर्मूला एक टाइप से बनता जा रहा है। ये रिजल्ट ही आपको आगे काम देगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रॉल्ड्स लॉ में। और ज़रूरत जो पड़ती है वो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने के लिए पड़ती है। बताइए ये ए क्या है, इस फॉर्मूला में ए क्या है? ए है विलय का भार ग्राम में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी क्या है? विलायक का भार, ये भी ग्राम में, ग्राम में, इस फॉर्मूला में ग्राम में है। केजी में कहाँ है? यहाँ है। केजी में यहाँ है इस फॉर्मूला में। मोल बटा केजी ही मोललता होता है। अब एक्सटेंडेड फॉर्म में यदि इस फॉर्म में है लिखा हुआ तो समझ लीजिए ए भी ग्राम में है, बी भी ग्राम में है, मतलब विलय का भार भी ग्राम में है, विलायक का भार भी ग्राम में है। तो इस फॉर्मूला में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आप यहाँ लिख चुके हैं, देखिए विलय का भार ए ग्राम, विलायक का भार बी ग्राम, तो ग्राम में है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना। पहुँचिए तो यहाँ तक हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन लिखिए। अभी जो क्वेश्चन बोले थे आप उसी को लिखिए, बनाइए तो लिखेंगे। 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 80 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में उपस्थित है। 80 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में उपस्थित है। विलयन की मोललता क्या होगी? विलयन की मोललता, विलयन की मोललता क्या होगी? क्या चीनी निकल जाएगा? उस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। ए का मान कितना? ए का मान 80 ग्राम, यही ना NaOH ही ना विलायक, ये विलय है। और 180 ग्राम क्या है? विलायक। तो बी का मान कितना? 180 रख के निकाल दीजिए। मोललता बराबर हो जाएगा 80 गुना 1000 बटे 180 गुना 40। मॉलिक्यूलर वेट किसका? विलय का ही ना। तो ये 40 गुना 80 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये 9 दुना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/9। ये 100/9 ही ना आया है। कितना आंसर आया आपका? 11.11। ठीक है ये। अब देखिए ये जो आपका आंसर आया, इसी को हम चाहें तो लास्ट में m लिख सकते हैं, मतलब 11.11 m लिख सकते हैं। या बताइए इसी को क्या लिख सकते हैं? 11.11 मोल पर केजी। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि मोललता का मात्रक क्या होता है, तो बताइए क्या बताइएगा? मोल पर केजी होता है। क्लियर है ये? करेंगे। अभी तक आप सांद्रता का 3 इकाई रासायनिक टर्म में पढ़े हैं। एक था नॉर्मलता, एक था मोलरता और एक था मोललता। अब इस तीनों को हम थोड़ा कंबाइंड कर रहे हैं और इसको कंबाइंड करके कुछ स्पेशल बात आपको बता रहे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये बात नोट करके आप लिखेंगे आगे जब लिखेंगे तो। सुनिए, नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला पढ़े आप? यहाँ पर आप पढ़े थे ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। याद है सबको? मोलरता का क्या फॉर्मूला पढ़े आप? ऊपर मोल और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किस यूनिट में? और अभी जब आप मोललता पढ़े तो इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े? मोल
पर केजी, यही ना पढ़े। सुनिए, बोर्ड एग्जाम में या मेडिकल में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आईआईटी में जल्दी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है जो बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में तो बराबर पूछता रहता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में थोड़ा साइंस है, उसको आप समझिए। देखो, आयतन जो होता है ना, ये ताप पर निर्भर करता है। ताप के बढ़ने से जनरली आयतन बढ़ता है, और घटने से घटता है, किसी भी चीज़ का। कुछ एक एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जैसे आइस, इसका थोड़ा सा उल्टा चलता है। सॉलिड बनता है तो और आयतन बढ़ जाता है ठंडा करने पर। ये कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में चीज़ों का आयतन बढ़ता है यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। अब देखो, जैसे हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में मान लीजिए पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो पानी रखा हुआ है तो कुछ लीटर होगा ना, जैसे मान लीजिए कि अब कुछ मिलीलीटर, जैसे मान लो कि ये 750 मिलीलीटर है। एक बर्तन है जिसमें पानी कितना है, 750 ml, और अभी इस बर्तन का टेम्परेचर मान लीजिए है 25 डिग्री सी। यानी 25 डिग्री सी पर इस पानी का आयतन हमने कितना देखा, 750। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करके इसको 70 80 90 100 डिग्री सी कर देंगे। 100 डिग्री सी जब करोगे तो पानी तो बॉयल होने लगेगा। तो तुम एक काम करो, 95 डिग्री सी कर दो। 95 डिग्री सी पर देखोगे, 750 से ना 755 56 कुछ इतना ml हो गया। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इसका आयतन बढ़ेगा, द्रव अवस्था में इसका आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ गया। अच्छा, एक बात बताइए कि इसको यदि हम शुरू में 25 डिग्री सी पर तौलते, और यदि ये 400 750 ग्राम था, तो क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या ग्राम पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या किसी पदार्थ का द्रव्यमान ताप के बढ़ाने घटाने से बढ़ता घटता है? क्या द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है? नहीं। आप किसी भी चीज का द्रव्यमान, अब जैसे मान लो सोना है, उसको गर्म कर देंगे तो मान लो कि द्रव्यमान बढ़ के 10 ग्राम से हो गया 20 ग्राम। वैसा यदि होने लगे तो बताओ, कोई आदमी काहे जाएगा खरीदने के लिए सोना? घरे में बनाते रहेगा, बड़ा गर्म करते जाएगा, 10 से 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम होते जाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअल में द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप के बढ़ने घटने से द्रव्यमान बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन आयतन बढ़ता घटता है। यही बात समझ में। अब आप देखिए यहाँ पर, अब ये जो बात बता रहे थे इसकी जरूरत यहाँ क्या है, आप उसको देखिए। नॉर्मलिटी यदि तुम 25 डिग्री सी पर निकाले हो, तो 25 डिग्री सी पर आयतन कुछ और होगा विलियन का। और यदि इसी टेम्परेचर को बढ़ा के तुम 250 डिग्री सी कर दो, या टेम्परेचर बढ़ा दो आप, तो निश्चित है कि इसका आयतन 25 डिग्री सी पर जितना था उतना तो नहीं होगा, आयतन जाएगा बढ़। और यदि ये आयतन थोड़ा सा बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड ना कर रहे हैं वॉल्यूम से आप। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलता को प्रभावित कर देगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम के बदलने से नॉर्मलिटी बदलेगा। यहाँ आइए, टेम्परेचर बदलेगा तो यहाँ भी वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम के बदलने से मोलरिटी बदलेगा। और किस प्रकार बदलेगा उसको भी हम देख लें। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलता घट जाएगा, क्योंकि दोनों में बट्टा में ना वॉल्यूम है। इधर आइए, एक है मोल और एक है केजी। ये दोनों द्रव्यमान है, इस पर ताप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ताप बढ़ा दें तो भी, 25 डिग्री सी पर मोललता निकालें तो भी, और 30 डिग्री 130 डिग्री सी पर मोललता निकालें तो भी, ना मोल बदलने वाला है और ना ही केजी बदलने वाला है। तो बताइए, अलग अलग टेम्परेचर पर मोललता का मान अलग अलग आएगा या सेम आएगा? यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि नॉर्मलता और मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि यह दो ऐसे पद हैं जिसमें आयतन है, और आयतन ताप पर निर्भर करता है।
लेकिन मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसका दोनों टर्म द्रव्यमान का है ना, और ताप के बदलने से द्रव्यमान बदलता नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर करता है या इसी का उल्टा में नहीं करता है। बताइए, यदि क्वेश्चन में आपका रहे कि नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, और ऑप्शन ए बी सी करके दे दे, नॉर्मलिटी बी में दे दे मोलरिटी, सी में दे दे मोललिटी, और ऑल ऑफ दिस दे दे, क्या आंसर होगा? मोललिटी, मोललता ही नहीं इसका सही जवाब। एक बार नहीं, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आप इसको नोट करके थोड़ा ढंग से लिख लीजिए। आप ये सब लिख लीजिए तो नोट करके। पहले आप ये बताइए कि किसी को भी इसको समझने में परेशानी है? देखो, ये नॉर्मलता, मोलरता और मोललता का बेसिक फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है। इसी को ने एक्सटेंड करके हम लोग वो एक्स गुना 1000/v/m यही सब लाते हैं, लेकिन मेन तो यही फॉर्मूला है। अभी से तुम इस बात का ध्यान रखना कि कहीं भी तुमसे पूछे ना कि ये चीज ताप पर निर्भर कर रहा है या ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है सांद्रण इकाई में, तो तुम एक चीज देख लेना कि उस सांद्रण इकाई में आयतन आया है क्या। यदि आयतन आया है तो ताप पर निर्भर करेगा, लेकिन यदि सिर्फ द्रव्यमान की बातें हैं तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे यदि हम परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करें तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का दोनों वहाँ क्या है, वेट, मास है वहाँ। और यदि परसेंटेज वेट बाय डब्लू की बात हो तो वेट बाय भी, ये निर्भर कर जाएगा। काहे निर्भर कर जाएगा? क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो बदल जाएगा ना ताप के बदलने से, तो मान भी बदल जाएगा। लिखेंगे एरो देखे, लिखिए नॉर्मलता तथा मोलरता का मान, नॉर्मलता तथा मोलरता का मान, नॉर्मलता तथा मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है। नॉर्मलता तथा मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है, परंतु परंतु मोललता का मान, ये वाला, परंतु मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, परंतु मोललता का मान ताप पर निर्भर, परंतु मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? मीनिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, दिस वन। यदि विलयन का घनत्व, को आप डेंसिटी कहते हैं, दिया रहे,
यदि विलयन का घनत्व दिया रहे। देखो बाबू, मोलरिटी और मोललिटी में जो संबंध है ये दो केस में होता है। एक जब डेंसिटी दिया हुआ रहे और एक जब डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहे। नहीं दिया हुआ रहे तो ये बहुत इजी बात है, लेकिन जब दिया हुआ रहे तो इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए, लिखते चलिए साथ साथ, थोड़ा लंबा है ये। माना कि मोलरता, मान लो कि किसी सॉल्यूशन का मोलरता कितना है, कैपिटल एम। मोलरता को तो कैपिटल एम से ही ना सूचित करते हैं। तो मोलरता को मान ही हम लिए हैं एम, क्वेश्चन में तो एम का मान कुछ ना कुछ तो देगा ही। मान लीजिए उस विलियन की मोललता स्मॉल एम है। इस दोनों को हम वही माने हैं जिससे ये सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। और तीसरा, मान लीजिए इसका घनत्व, जिसको आप डेंसिटी कहते हैं, ये घनत्व है मान लो डी ग्राम पर सीसी। पहले आप एक बात बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम, इसी यही ना होता है। एक चीज देखिए, जब डेंसिटी आप निकालिएगा तो किसी भी चीज के टोटल द्रव्यमान को टोटल आयतन से भाग देते हैं। द्रव्यमान को ग्राम में सूचित करेंगे और आयतन को सीसी में या लीटर में। मान लो कि घनत्व किस यूनिट में दिया हुआ है, ग्राम पर सीसी, या इसी को हम चाहें तो ग्राम पर एमएल भी ना कह सकते हैं। यहाँ तक लिख लिए क्या? इसको आप साइड में कहीं लिख लेना, इसका जरूरत पड़ेगा नोट करके, या घेर घेर देना साइड में कहीं। ये है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मान लीजिए कि ये, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये तीनों चीज दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, मोललता दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो इन सब के बीच आपस में क्या संबंध होता है? हम कोई नया चीज नहीं निकाल रहे हैं, हम बस इस सब के बीच आपस में संबंध क्या होता है इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएं। और सुनो, ध्यान से समझना, जहां समझ में ना आए वहीं पर खड़ा होके पूछना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। है कि पूरा बताने के बाद कहोगे ना कि सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं आया समझ में, पिटबो करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आए वहीं पर रोक दो, हम वहीं पर रुक के समझा देंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। और नहीं तो आप लोग का एक आदत होता है, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आप तो एक लाइन में कह देते हैं कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, और कई लाइन हमको समझाना पड़ता है फिर दोबारा। तो इंटरमीडिएट लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती है कि एक ही चीज़ को 22 बार समझाते रहे। आपका ध्यान भटकेगा तभी आपको समझ में नहीं आएगा, अन्यथा पूरा का पूरा ध्यान यहाँ देंगे तो समझ में आएगा। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ आप, यदि किसी विलियन की मोलरता 2 है, इस बात से आप क्या समझते हैं? यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो क्या जवाब दीजिएगा? आप यही जवाब दीजिएगा ना कि यदि किसी विलियन की मोलरता 2 है, इसका मतलब यह है कि उस विलियन के 1 लीटर में 2 मोल विलय उपस्थित है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही ना मोलरता कहते हैं। अच्छा बताइए, यदि किसी विलियन की मोलरता 5 है तो क्या कहेंगे? 1 लीटर विलियन में 5 मोल विलय उपस्थित है। अच्छा, किसी विलियन की मोलरता 10 है तो 1 लीटर विलियन में विलय के मोल की संख्या 10 है। अच्छा, किसी विलियन की मोलरता कैपिटल एम है तो इसका, यदि किसी विलियन की मोलरता एम है तो क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलियन में एम मोल विलय उपस्थित है, ये कह सकते हैं कि नहीं? तो इसका ये मतलब हुआ कि क्वेश्चन में यदि आपको मोलरता का मान एम दे दिया, यहां हम लिख देते हैं कि इफ, हिंदी में लिख देते हैं, यदि मोलरता बराबर एम तुम मान लिए हो, तो यहां पर हम दो बात कह सकते हैं। तो क्या क्या कह सकते हैं?
हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि 1 लीटर विलयन में m मोल विलय उपस्थित है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको ऐसे कहें कि इसका मतलब विलय के मोल की संख्या m और विलयन का आयतन 1 लीटर, कह सकते हैं कि नहीं? तो हम लिखते हैं, तो विलय के पीछे लिखे हो कि नहीं, ये पीछे वाला जो बात है ये लिखे हो कि नहीं? इसको लिख लियो तो साथ साथ लिखते चलना, जो कि लिखने में हमको होता है नहीं, तो हम धीरे धीरे लिखते हैं। तो विलय के मोल की संख्या बताओ कितना, कैपिटल M और विलियन का आयतन कितना, 1 लीटर। क्या इसी को हम 1000 cc कह सकते हैं? क्या है? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, हाँ या ना? और मिलीलीटर सीसी तो एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है। अच्छा बताइए, विलियन का घनत्व तो कितना दिया हुआ है? विलियन का घनत्व, ये घनत्व दिया हुआ है d ग्राम/cc, ऐसा ही है ना? तो बताइए, विलियन का आयतन तुमको पता है 1000 cc, विलियन का घनत्व तुमको पता है d ग्राम/cc, तो क्या विलियन का भार नहीं ज्ञात कर सकते हो? कैसे? तो विलियन का भार देखो कैसे निकलेगा, डेंसिटी बराबर होता है ना मास बाय वॉल्यूम, होता है। तो बताइए मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, टी। अब वॉल्यूम कितना है? अब देखिए, आप 1 लीटर एक मानिएगा या 1000, सो बताइए, काहे मानेंगे 1000? डेंसिटी ग्राम/cc में है, तो आयतन को भी ना सीसी में लेना पड़ेगा। तो विलियन का भार बराबर हो जाएगा 1000 × d। बोलिए इतना होगा कि नहीं? अच्छा ये किस में आया, ग्राम में, तो यहाँ ग्राम लगा दें। पहले आप ये बताइए कि समझ में आया कि विलियन का भार 1000 × d कैसे हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? और देखो कुछ लोग को बाद में समस्या हो जाती है कि सर मोलरता भी आप कैपिटल M ले लिए और विलय के मोल की संख्या भी कैपिटल M ले लिए, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए लिए क्योंकि हम विलियन का आयतन कितना लिए हैं, 1 लीटर। मोल में 1 से भाग देंगे तो मोलरता तो कैपिटल M ही आएगा ना। तो यदि विलियन का आयतन 1 लीटर होगा तो मोलरता और विलय का मोल आपस में बराबर होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, यहां से आपको पता क्या चल गया, यहां से पता चल गया विलियन का भार। अब देखो, विलियन का भार पता चल चुका है, अब हम सोच रहे हैं कि विलय का भार पता करें। विलय का भार कितना है, एक एक टर्म को समझिएगा, बाद में आपको परेशानी होगी। क्लास रिकॉर्डेड तो है लेकिन सबको मिलेगा नहीं, है लगातार चलेगा प्राइवेट मोड में वीडियो अभी, दुरुपयोग करते हैं आप लोग वीडियो। विलय का भार, एक बात बताइए, विलय का मोल तो पता है कितना है, m। अच्छा जैसे हम यदि 2 मोल NaOH लिखें और आपसे बोले कि इसको तनी ग्राम में चेंज करो, कैसे चेंज करोगे बताओ तो? ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं, तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से गुना करेंगे। और नहीं ये भी नहीं समझा तो ऐसे समझो, मोल का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट बराबर हो जाएगा मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है तो मोल को मॉलिक्यूलर वेट से गुना करना पड़ेगा। तो 2 मोल NaOH कितना ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम, क्योंकि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, 2 × 40 यानी 80 ग्राम होगा। तो इसी तर्ज पर बताओ कि विलय का मोल यदि m मोल है तो विलय का भार ग्राम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
एम गुना मॉलिक्यूलर वेट, बोलिए हाँ या ना। अब मॉलिक्यूलर वेट को तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हम मॉलिक्यूलर वेट को क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू, इसलिए क्या कि कैपिटल एम को तो हम मान ही चुके हैं, कौन चीज़, मोलरता। स्मॉल एम को हम मान चुके हैं, मोललता। अब यदि मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पर तुम कैपिटल एम या स्मॉल एम से दिखा दोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि नहीं। तो बताओ एम डब्ल्यू ग्राम लिखते हैं, यहाँ पर ये डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इतना जो भूमिका हम बांध रहे थे, काहे बांध रहे थे, पहले आप इसको समझिए। विलियन का हमको भार पता चल गया, विलय का भार पता चल गया, बताइए विलायक का भार पता चल जाएगा कि नहीं। अब कैसे, विलय और विलायक को जोड़ते हैं तब ना विलियन मिलता है। सुनिए हमारी बात सुनिए, विलय और विलायक को जोड़ते हैं तब ना विलियन मिलता है। तो हमको विलियन का भार पता है, विलय का भार पता है, तो विलायक का भार पता नहीं चल जाएगा। विलियन के कुल भार में से विलय के भार को घटा देंगे। और आप ध्यान दीजिए, विलियन का भार ग्राम में आया है, विलय का भार भी यहाँ कितना आया है, ग्राम में आया है। तो यहाँ से विलायक का भार क्या होगा, विलायक का भार बराबर विलियन का भार माइनस विलय का भार। लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विलियन का भार माइनस विलय का भार। लिखिए यहाँ तक। फाइनल जो रिजल्ट आएगा आप उस पर फोकस कीजिएगा, यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं हो रहा है स्टेप वाइज चलने में। विलायक का भार बराबर विलियन का भार माइनस विलय का भार। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़। चेंज कर दें, हमको कहीं दिक्कत हो ना लिखने में तो बताना, का है कि लिखावट में थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है। 1 से 2 दिन में ये कटेगा, देखते हैं लिखना तक हो पा। जो लोग बैठे हुए हैं विलय का भार निकाल लीजिए। विलियन का भार कितना है 1000 डी, और विलय का भार कितना है MW। तो ये हो जाएगा 1000 डी माइनस MW। अब लिखें आगे, यहां से विलियन का भार बराबर हो जाएगा 1000 डी माइनस MW। ठीक है। अब इतना तो बताइए ये किस मात्रक में आया, ग्राम में। अच्छा इसको यदि हम किलोग्राम में बदलें तो 1000 डी माइनस MW बटा 1000 kg लिख सकते हैं। सुनो अब पहले ध्यान से सुनो, हमको यहाँ विलियन का विलायक का भार पता चल न गया केजी में, विलायक का भार केजी में यहाँ पता है, और यहाँ विलय के मोल की संख्या कैपिटल M पता है। तो मोललता का क्या फॉर्मूला होता है, विलय का मोल ऊपर और विलायक का भार केजी में नीचे। तो बताइए यहाँ से हम विलय के मोल की संख्या यानी कैपिटल M को ऊपर लिख देते हैं और इतना को हम नीचे लिख दें। तो यहाँ से मोललता बराबर मोललता बराबर फॉर्मूला होता है ना जी, मोल पर केजी। तो मोल कितना था कैपिटल M, और केजी कितना है 1000 डी माइनस MW बटे
1000। ये 1000 ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। मोललता को हम स्मॉल m से सूचित कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर 1000 m बटे 1000 d माइनस mw। बोलो भाई, यहाँ तक दिक्कत हुआ कहीं? देखो रिलेशन आने लगा है ना। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो सब 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लिखिए तो जल्दी। अभी आप इसको लिख लीजिए, घर पर जाके एक बार बढ़िया से इसको समझ लेंगे। और कहीं दिक्कत होगा किसी भी स्टेप में तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। पहले आपको एक बार खुद से समझना है कैसे कैसे हम तोड़े हैं। आप घर पे जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन समझ में आ जाएगा। नहीं आए फिर भी तो टाइम ले लीजिएगा लास्ट में जाते वक्त कल। आगे बढ़ें। अच्छा एक बात बताइए, बराबर के यदि दोनों तरफ इक्वेशन को हम रिवर्स कर दें तो भी इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ m बटा कुछ नहीं है तो कितना? एक। उसको इच्छा हो हमको लिखने का तो लिखेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखेंगे। रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/m और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट पेज में क्या लिखें? जल्दी बताओ फटाफट। 1/m बराबर, बोलो क्या लिखें? 1000d माइनस mw बटे 1000। कोई दिक्कत है इसमें? इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/m बराबर 1000d बटे 1000m। ध्यान दो यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। mw बटे 1000m, क्योंकि फिर से एलसीएम लेंगे तो वही ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ एलसीएम लेने के लिए तो ऐसा किए नहीं है। यहाँ 1000 से 1000 कट जाएगा, यहाँ m से m कट जाएगा और फाइनली मिलेगा क्या? 1/m बराबर क्या क्या बचेगा? d/m माइनस w बटा। चलेगा? यहाँ से बताइए, यदि हम इसको अलग करें, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम w/m को w/1000 को उधर लेके चले जाए तो राइट साइड क्या बचेगा? d/m ही ना बचेगा। d/m बराबर क्या लिखेंगे? 1/m प्लस w बटा। कैसा कर सकते हैं? यहाँ से डेंसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं? पोलरिटी। अरे ये बट्टा में है, इधर आके होल गुना में बदलेगा। ये हो जाएगा 1/m प्लस w बटा 1000। देखा रिलेशन आया? सो यही है फाइनल रिलेशन। टी क्या है? m क्या है? मोलरता। स्मॉल m क्या है? मोललता। और w क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। आ गया ना रिलेशन? अच्छा यहीं पर देखिए तो इधर n बराबर क्या होता है? nm होता है जी। तो बताओ तो m बराबर क्या होगा? n/n यही होगा ना। तो इस m के जगह पर यदि हम मोलरता को नॉर्मलिटी में बदल दें तो डेंसिटी बराबर क्या मिलेगा? नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर गुना 1/m प्लस w बटे। अब जाके फाइनली ये संबंध निकला है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट सब ने एक दूसरे को जोड़ दिया। यानी अभी तक जितना आप पढ़े थे सब इसमें आ जाता है। जो लोग समझ गए बहुत अच्छा, नहीं समझे तो और अच्छा, माथा का बोझ घट गया। घर पे जाके इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कहीं परेशानी हो तो अगला क्लास में बात कर लीजिएगा। एक और बात इधर सुनिए। अब आप सब के लिए हम एक अच्छा बात बता रहे हैं। ये जो बात बताया गया इसको बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। आप समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा। बस एक जगह आप गिरोगे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस थ्योरी पर है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लेकिन वो भी बन जाएगा यदि आप इस रिलेशन को याद रखते हैं तो। कैसे आया उसको हटाइए यदि, तो आपसे ऐसे भी हो जाएगा। उम्मीद करें कि आप कर लेंगे।
कल का क्लास जो है वह मूल प्रभाज पर आधारित होगा, आगे का टॉपिक होगा।